हेलो वॉरियर्स, यस यू ऑल आर वॉरियर्स जो ऐसी टफ एंड स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी टिके हुए हो, जमे हुए हो, बने हुए हो और अपने गोल से अपनी नज़रें नहीं हटा रहे हो। तो बच्चों, अब हारना नहीं है, अब हारना नहीं है। बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ चुका है और नीट 13 सितंबर को ही होने वाला है। जब से ये वर्डिक्ट आया है तब से अब तक मेरे पास बहुत सारे बच्चों के कॉल और मैसेजेस आ रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि इन आखिर के दिनों में, लगभग 20 दिन जो बचे हैं, उनमें क्या स्ट्रैटेजी, क्या बेस्ट प्लान होना चाहिए। क्योंकि जब वो यहाँ तक आ चुके हैं तो अब आखिर के 20 दिनों में क्या करें, ठीक है, जिससे गलतियाँ ना हों। मुझे भी लगा कि आप सबसे इस 20 डे में क्या करना चाहिए, हाउ यू शुड प्लान दिस 20 डेज़, उस पर बात करनी चाहिए। तो मुझे सबसे बेस्ट तरीका लगा कि एक वीडियो बना के, एक वीडियो के माध्यम से, एक वीडियो के मीडियम से आपके सामने आया जाए और आप सबको बेस्ट 20 डे प्लान दिया जाए। तो बच्चों, आज के वीडियो में मैं आपको एक बेस्ट 20 डे प्लान दूंगा और ये रेलेवेंट प्लान है। ये प्लान ग्राउंड पे अप्लाइड प्लान है, ठीक है, वेल रिसर्च्ड प्लान है, नया नहीं बनाया है कुछ भी, एक्सपेरिमेंटल नहीं है कुछ भी, ये अप्लाइड प्लान है। जैसा मैं हर साल अपने बच्चों को लास्ट 20 डेज़ में, 30 डेज़ में क्या करना है बताता हूँ, वही प्लान मैं आपके सामने शेयर करने आ रहा हूँ। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ रिलेवेंट बातें करूँगा, कोई भी हवाई बातें नहीं करूँगा। साथ ही आपको 5 ऐसे टॉपिक्स बताऊँगा, ऐसे टॉपिक्स को शेयर करूँगा जिन्हें मैं जैकपॉट टॉपिक्स बोलता हूँ। और इन जैकपॉट टॉपिक्स को आप इन 20 दिनों में कैसे प्लान करें, कैसी अप्रोच डेवलप करें इनके साथ, वो भी बताऊंगा। तो चलिए बच्चों, आपका बेहद कीमती समय गवाए बिना शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका टॉपिक है लास्ट नेल इन द कॉफिन, या आखिरी समय का उत्तम प्रयास। तो सबसे पहले बच्चों, मैं आपको बताऊंगा कि आपका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए इन 20 दिनों में। तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्चू जो आपके कैरेक्टर में हर समय, हर पल, हर सेकंड होनी चाहिए इस समय, वो है सेल्फ मोटिवेशन। यानी आपको ही आपको मोटिवेट करते रहना है, ठीक है। दूसरों से कोई मतलब नहीं है, अब आप हैं और आपकी तैयारी है और कुछ नहीं, और आपको ही मोटिवेट रखना है खुद को। जैसा मैं हमेशा बोलता हूं कि जो सेल्फ मोटिवेशन है ये एक दिन से नहीं आता है, ये एक दिन की चीज़ नहीं है। यू हैव टू हैव इट डेली। जैसे आप खाना खाते हैं वैसे ही आपको सेल्फ मोटिवेशन भी अपने अंदर रखना है। हर समय याद दिलाते रहना है अपने आप को कि आपका गोल क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इट इज़ नॉट अ वन डे थिंग, इट इज़ लाइक अ फूड, यू गॉट टू हैव इट डेली। देन अब आपको आपके गोल से, आपके लक्ष्य से एक सेकंड के लिए भी ध्यान नहीं हटाना है। नॉट फॉर अ ब्लिंक ऑफ एन आई। पलक झपकने का टाइम कितना कम होता है, उतने कम समय के लिए भी आपको अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। सो डू नॉट फॉरगेट योर टारगेट, नॉट इवन फॉर अ ब्लिंक ऑफ एन आई। और अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे तो आई बिलीव एंड आई एम श्योर दैट यस यू कैन एंड यू विल अचीव। चलिए बच्चों, अब करते हैं रिलेवेंट बातें। ये तो आपके एंड पे है। अब मैं क्या स्ट्रेटजी आपको दे रहा हूं, देखिए। तो सबसे पहला स्ट्रेटजी जो मैंने बनाया है वो मेरी पूरी स्ट्रेटजी बेस्ड है यहां पे किस पे, चेकलिस्ट प्लान पे। चेकलिस्ट, प्रिपेयर अ चेकलिस्ट फॉर एवरी चैप्टर। हर चैप्टर के लिए आपको चेकलिस्ट प्रिपेयर करनी होगी। अब चेकलिस्ट क्या होती है, जल्दी से आपको ये बता देता हूं। तो चेकलिस्ट क्या होती है, चेकलिस्ट में आपको सबसे पहले हर चैप्टर का नेम लिखना होता है, चैप्टर का नेम, और उस चैप्टर में आने वाले सभी टॉपिक्स को उसके नीचे आपको लिखना होगा। टॉपिक्स जो उस
चैप्टर के अंदर कवर हो रहे हैं वो टॉपिक्स आप लिख दीजिए। हर चैप्टर के लिए चेकलिस्ट आप बना के तैयार कर लीजिए। और आपको ये चेकलिस्ट तैयार करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है आपके पास टाइम बहुत कम है, तो मैं आपको ये चेकलिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF के फॉर्मेट में मैं उस चेकलिस्ट को अटैच कर रहा हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ठीक, चेकलिस्ट बन गई, अब क्या करना है? नाउ यू हैव टू अप्लाई चेकलिस्ट रिवीजन प्लान। कैसे? जैसे आपको मान लीजिए कोई पर्टिकुलर चैप्टर है, आप उसे रिवाइज करना चाह रहे हैं, हालांकि आपको 20 दिन में सभी चैप्टर रिवाइज करने हैं एक एक बार, तो कैसे करेंगे? पॉसिबल नहीं है इतनी सारी पन्ने पढ़ना, इतने सारे पन्ने पढ़ना, तो कैसे करेंगे? चेकलिस्ट लिया, चैप्टर लिया, टॉपिक्स लिखे हुए हैं, बैठ जाइए, टॉपिक्स के बारे में सोचिए, उन कॉन्सेप्ट के बारे में सोचिए जो उस टॉपिक के अंदर हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से याद हैं, सब वेल मैनेज्ड हैं, तो आपको वो टॉपिक दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ उसको आप वहाँ पे चेक लिस्ट में चेक लगा दीजिए, और जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहे हैं, लग रहा है भूल गए हैं, उसे वहीं पे क्रॉस लगा दीजिए। ठीक है, तो ये चेकलिस्ट रिवीजन प्लान से आपका टाइम भी बचेगा और आपकी जो डिपेंडेंस है बुक पे वो खत्म होगी। आप बैठ करके खुद समझ पाएंगे कि आपका कौन सा टॉपिक क्लियर है और कौन सा टॉपिक अभी बचा हुआ है क्लियर करने में। देन तो यही बताया है मैंने सेकेंड पॉइंट में, ट्राई टू रिकॉल ऑल द कॉन्सेप्ट्स योरसेल्फ आफ्टर रीडिंग द टॉपिक्स एंड लिस्टेड इन द चेकलिस्ट। तो ये सब टॉपिक्स को आप रिकॉल करने की कोशिश करें। फिर फिगर आउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। चेकलिस्ट आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता लगाने में सबसे इंपॉर्टेंट होती है और यही एकमात्र सहारा है। जैसे जैसे आप देखते जाएंगे चेकलिस्ट को, तो आपको पता चलता जाएगा कौन कौन से टॉपिक्स आपके अभी वीक हैं, कौन कौन से टॉपिक अभी आपको याद नहीं आ रहे हैं, तो वो आपके वीकर टॉपिक्स हैं, उन्हें आप स्लैश आउट कर दीजिए, उन्हें आप क्रॉस आउट कर दीजिए। ठीक है, तो वीक टॉपिक्स को अलग कर लीजिए और जिनमें आप चेक लगा रहे हैं, जिनमें आप चेक मार्क कर रहे हैं, वो आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, उन्हें आप अलग कर लीजिए। अब आपको स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स के साथ क्या करना है? फॉर द टॉपिक्स विच आर योर स्ट्रेंथ मेक देम इवन स्ट्रॉन्गर, और स्ट्रॉन्ग करो उनको। कैसे करोगे? पढ़ के नहीं, थ्योरी नहीं, नो थ्योरी। ठीक है, अब स्ट्रॉन्गर टॉपिक्स के लिए थ्योरी नहीं, उनको कैसे आप मैनेज करेंगे? वाया इंटेंसिव क्वेश्चन सॉल्विंग। इंटेंसिव क्वेश्चन सॉल्विंग करिए। ठीक है, उन टॉपिक्स के क्वेश्चन लगाइए, जहां से मर्जी वहां से लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और ट्राई करिए कि जो आपके स्ट्रेंथ टॉपिक्स हैं उनके मिसलेनियस क्वेश्चन किए जाएं। मिसलेनियस क्वेश्चन का मतलब है एक क्वेश्चन एक टॉपिक का ले लिया, तो दूसरा किसी और टॉपिक का ले लिया, तीसरा किसी और टॉपिक का ले लिया, इस तरह से करना है अपने स्ट्रेंथ वाले एरियाज में। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमें वहां पे एक ही चैप्टर के सीरियल में नहीं मिलने वाले हैं। एक चैप्टर का क्वेश्चन आएगा, फिर किसी और चैप्टर का आएगा, फिर किसी और चैप्टर का आएगा, तो अपने ब्रेन को भी वैसे ही ट्रेन करें हम लास्ट मोमेंट में, तो अच्छा रहेगा। ठीक, देन जो टॉपिक वीक हैं उनके लिए क्या करें? सबसे इंपॉर्टेंट वो है, क्या करें? सुन लीजिए और अप्लाई कर लीजिए। फॉर वीकर टॉपिक्स जस्ट गो थ्रू एनसीईआरटी हेडिंग्स एंड हाईलाइट। सिर्फ और सिर्फ वीकर टॉपिक्स के लिए आपको क्या करना है? अब कुछ बहुत नहीं पढ़ सकते, सिर्फ हेडलाइट्स पढ़ो। ठीक है, हेडिंग्स पढ़ो और हाइलाइट्स पढ़ो। सिर्फ हेडिंग्स और हाइलाइट्स पढ़ो एनसीईआरटी की वीकर टॉपिक्स के लिए, जो आपको लग रहा है आपके वीक है, सिर्फ हेडिंग और हाइलाइट्स पढ़िए। तो ये चेकलिस्ट रिवीजन प्लान इज बेस्ट प्लान फॉर 20 डेज, जो एक्चुअली में पॉसिबल है, जो मैं हर साल लास्ट में अपने बच्चों को कराता हूं। इसीलिए मेरे पास सभी टॉपिक्स के, सभी चैप्टर के चेकलिस्ट प्रेजेंट हैं, चेकलिस्ट है मेरे पास, और मैंने उसको PDF में लगाया हुआ है, अटैच किया हुआ है। अब एनसीईआरटी द गोल्डन बुक्स, इन्हें कभी मत भूलना। तो इनका क्या रेलेवेंस है नीट के अंदर, कैसे हेल्प करेंगे आपको ये 20 डेज में? तो देखिए, यू कैन स्कोर 300। बहुत ध्यान से मेरी एक एक बात सुनिएगा, यहां पे एक भी बात मैं हवाई नहीं बोल रहा हूं। यू कैन स्कोर 300 और इवन मोर जस्ट बाय रिमेंबरिंग हेडिंग्स एंड हाइलाइट्स ऑफ एनसीईआरटी। मैं लास्ट 25 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके आया हूं और उसी बेसिस पे आपको मैंने ये फैक्ट यहां पे लिखा है, आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं।
देन सी ऑल द टेबल्स एंड फिगर्स थरोली, जो भी टेबल्स जो भी फिगर्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं उसको अच्छे से देख लो। एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस हर पेपर में वहां से बन के आपके सामने आते हैं, ठीक है। और इन टेबल और फिगर में अभी आप इकोलॉजी को शामिल मत करिए, इकोलॉजी को अलग कर लो, उसके बाद की बात बता रहा हूं, ठीक है। इकोलॉजी को आप एक्सक्लूड कर दो अभी इस पॉइंट से, उसके बाद की बात बता रहा हूं। बचे हुए टेबल्स और फिगर्स को आप अच्छे से कर लीजिए तो आपके लगभग 3 क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। देन अब एनसीईआरटी की ब्यूटी ऑफ एनसीईआरटी इज दैट कोई भी स्टेटमेंट आप एनसीईआरटी जब पढ़ते हैं, कोई पैराग्राफ पढ़ते हैं, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं एनसीईआरटी से, और आपको लगता है ये हेडिंग ये स्टेटमेंट इस पैराग्राफ का सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और उसे आप अंडरलाइन करते हैं और आप देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर में वो आपको आया हुआ दिखता है, नहीं दिखता है तो आगे आ सकता है, ठीक है। सो ब्यूटी ऑफ एनसीईआरटी इज दैट द स्टेटमेंट यू थिंक is most important while reading a concept or para, those statement only come as questions. तो क्यों ना हम एनसीईआरटी को क्वेश्चन पेपर के जैसे ही पढ़ें, क्यों हम उसे एक बुक के जैसे पढ़ें। अभी लास्ट के 20 दिन है, क्यों ना उसे हम ऐसे क्वेश्चन पेपर पढ़ें, ठीक है। जब भी कोई पैराग्राफ पढ़ें तो कोशिश करें ये जानने की कि उस पैराग्राफ से क्या क्वेश्चन बन सकता है और अंडरलाइन करें और उसको याद रखें बस, ठीक है। तो ट्रीट एनसीईआरटी एज योर क्वेश्चन पेपर एंड रीड इट दैट वे ओनली, उसको उसी वे में पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने आपके करेक्टर के बारे में आपको बता दिया कि सेल्फ मोटिवेट रहना है। फिर मैंने आपको एक प्लान दे दिया है, क्या, चेकलिस्ट रिवीजन प्लान, अप्लाई करो, 100% रिजल्ट देता है वो प्लान। फिर मैंने आपको एनसीईआरटी की वैल्यू बता दी और उसमें लास्ट मोमेंट पे क्या करना है, तो आपको टेबल्स और फिगर्स निकालने हैं थरोली, इनको पढ़ना है, ठीक है। और हेडिंग्स और हाइलाइट्स आपको एनसीईआरटी की याद रखनी है। अब आते हैं मोस्ट अवेटेड जैकपॉट टॉपिक्स, मोस्ट अवेटेड सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो, जैकपॉट टॉपिक्स। बहुत रिसर्च के बाद और बहुत रेलेवेंट बातें करूंगा यहां पे, ठीक है, कोई हवा हवाई बात नहीं करने वाला हूं मैं। यहां पे मैं जो टॉपिक्स आपको दे रहा हूं सीरियल वाइज हैं, उनकी इंपॉर्टेंस भी उसी सीरियल में है। यानी पहला टॉपिक मेरे हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे, देखिए, फर्स्ट मैं रख रहा हूं बायोटेक्नोलॉजी। बहुत सारे लोग बहुत सारे अलग अलग टॉपिक सोच के बैठे होंगे, बट मैं रख रहा हूं बायोटेक्नोलॉजी को। आपको पता है इस यूनिट में कितने चैप्टर हैं? इस यूनिट में सिर्फ 2 ही चैप्टर हैं, और अगर आप ढंग से देखेंगे तो ये 2 चैप्टर एक्चुअली में एक ही चैप्टर है मिलकर के, एक ही चैप्टर है मिलकर के, और ओनली 2 चैप्टर्स इन द यूनिट, बट एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस कम फ्रॉम दिस यूनिट एवरी ईयर, दैट टू डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। डायरेक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन आएगा और ज्यादातर चांसेस होते हैं वेक्टर में से क्वेश्चन पूछने के। तो अब वेक्टर पढ़ के याद रखो। मैं तो यहां 3 to 4 बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि मैंने एवरेज निकाला है, ठीक है, एवरेज निकाला है, इसलिए 3 to 4 बोल रहा हूं। वरना मैं आपको बता रहा हूं इससे कम से कम 5 to 6 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और इतने आसान आते हैं कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ करके हो जाता है। और बहुत ही छोटी यूनिट है जिसे कंप्लीट किया जा सकता है। अभी तक जिसने नहीं पढ़ा है वो भी पढ़ सकता है 2 या 3 दिन के अंदर, ठीक। सेकंड जो मेरे को मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां लगता है वो इकोलॉजी। इकोलॉजी ये बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत फियरफुल होता है, बट ये बहुत इजी है एक्चुअली में, क्योंकि हम इंटरेस्ट नहीं लेते इसलिए फियरफुल है। अब क्या करना है 20 दिन, बचे हुए 20 दिन में इकोलॉजी के साथ, तो समझ लीजिए, रीड एनसीईआरटी लाइक अ मैगजीन। 4 टॉपिक्स हैं, 4 ही टॉपिक्स हैं ना, 4 टॉपिक्स के जो पेजेस हैं, इकोलॉजी यूनिट के जो पेजेस हैं अलग कर लो, एनसीईआरटी से अलग कर लो, स्टेपल कर लो उसको अलग से, ठीक है। खाना खाओ, सो, बैठो, ब्रश करो, कुछ भी करो, अपने हाथ में ये पेजेस को रखो और पढ़ते रहो लाइक अ मैगजीन, नथिंग। सिर्फ आप कुछ नया नॉलेज गेन कर रहे हो, इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो। नीट में आने वाला नहीं आने वाला अपने को नहीं मतलब है, ठीक है। तो मैगजीन के जैसे पढ़ो, क्योंकि इसमें क्या है, इन्वायरमेंट की बातें करी है,
है ना, इन्वायरमेंट की बातें करी, किसकी बातें करी, उस जगह की बात करी जहां हम रहते हैं, ठीक है, उन्हीं चीजों में बात करी, पॉपुलेशन पे बात करी है, पोल्यूशन पे बात करी है, हमारे और दूसरे ऑर्गेनिज्म के बीच के इंटरेक्शन की बात करी है। वैसे ही करिए इसको, उसी तरह से पढ़िए। इसके पढ़ने की अप्रोच बाकी चैप्टर के पढ़ने की अप्रोच जैसी नहीं होनी चाहिए। इसको आप मैगजीन के जैसे पढ़िए, अवेयरनेस लेने के बेसिस पे पढ़िए, ठीक है। तो रीड एनसीईआरटी लाइक अ मैगजीन, अलग कर लो और अलग पढ़ते रहो उसको। देन फोकस ऑन ग्राफ्स, जो ग्राफ बने हैं उन पे फोकस करो, जो फैक्ट दिए हैं बायोडाइवर्सिटी के चैप्टर में, ठीक है, और इन्वायरमेंटल इश्यूज के चैप्टर में, वो फैक्ट्स याद रखो, एक क्वेश्चन बन जाता है उसमें से, और डाटाज याद रखो, ठीक है, एक क्वेश्चन बन जाता है डाटाज से, और ग्राफ से भी लगभग एक क्वेश्चन हर साल बनता है। तो ग्राफ, फैक्ट्स और डाटाज अगर आप एक साथ रख पाए अलग अलग उसमें, ठीक है, तो आप कम से कम ये 3 क्वेश्चंस, बल्कि ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये आपके बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन मैगजीन के जैसे ही अप्रोच डेवलप करिए उसकी। देन डायरेक्ट एनसीईआरटी स्टेटमेंट विल बी आस्क्ड, कोई बाहर का नहीं, सिर्फ एनसीईआरटी का स्टेटमेंट ही पूछा जाएगा। तो ये अपने मन के अंदर बैठा लो, बहुत हाई फाई जाने की जरूरत नहीं है। टॉप 2 में ये आते हैं मेरे लिए, ठीक है। इकोलॉजी से आप ये मान के जाइए कि आपको भाई 6 क्वेश्चन लगभग मिलने हैं, ठीक है, लगभग 6 क्वेश्चंस आपको इकोलॉजी सेक्शन से मिल जाते हैं, 7-8 भी कई बार हो जाते हैं। देन नेक्स्ट मैं प्रेफरेंस देता हूं जेनेटिक्स को। जेनेटिक्स आपको पता है कम से कम 3 चैप्टर हैं इसके अंदर। इवोल्यूशन को अगर आप काउंट करते हैं, इवोल्यूशन को अगर आप नहीं काउंट करते तो 2 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो इवोल्यूशन को काउंट करने के बाद आप पाएंगे कि जेनेटिक्स से लगभग 7-8 कई बार 10-10 क्वेश्चन भी आए हुए हैं। इसमें क्या अप्रोच होनी चाहिए? तो पहले फैक्ट समझ लो कि भाई जेनेटिक्स के पेपर उठाओ तो आप देखोगे इजी क्वेश्चंस आर आस्क्ड, इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम मिस्टेक क्या करते हैं? कीप ऑन प्रैक्टिसिंग हाई फाई क्वेश्चंस ऑल द टाइम, मेकिंग देयर एनसीईआरटी बेसिस वेरी वीक। तो हम अपनी एनसीईआरटी के बेसिक्स को इतना वीक कर लेते हैं, हाई फाई क्वेश्चन, पेडिग्री सॉल्व कर रहे हैं। अब पेडिग्री के 50, 60, 70, 80 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, फंस गए पेडिग्री में कहीं पे एक बार, तो एक ही पेडिग्री को लेकर बैठ गए 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट के लिए। यार ऐसा नहीं होता है। आप देखो ना लास्ट ईयर में कैसी पेडिग्रीज आई हैं, है ना, या कितनी पेडिग्रीज आई हैं। मेरे ख्याल से तो अब अगर देखेंगे तो हर साल पेडिग्री आती भी नहीं है कि नहीं? तो हम उस तरीके के क्वेश्चन पे क्यों जा रहे हैं? न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं भाई। अब लास्ट मोमेंट पे ये सब नहीं करना है। एनसीईआरटी के बेसिक्स को पढ़ो, ठीक है, हाई फाई क्वेश्चन सॉल्व मत करो। अब हो गया, ठीक है। और यस, एक मैं यहां मेंशन कर दूं, इस टॉपिक को जरूर पढ़ के जाइएगा। कौन सा टॉपिक है ये है आपका पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स का मतलब होता है आपका हार्डी-वीनबर्ग लॉ। देन फोकस ऑन डीएनए। डीएनए में फोकस करो, ठीक है, डीएनए पे फोकस करो, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ो। इस चैप्टर से भी पढ़ो, यानी मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस से भी पढ़ो और बायोमॉलिक्यूल से ही पढ़ो, ठीक है। और डीएनए कैसे एक्सप्रेस करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डीएनए की प्रॉपर्टी और उसका एक्सप्रेशन, इस पे जरूर फोकस करिए। और लैक ऑपेरॉन पढ़ के रख लो अच्छे से, अभी टाइम भी है, ठीक है। एक दिन अगर तुम इसको 2 घंटे दे दोगे, ठीक है, 1 डे, एक ही दिन दो इसको, 2 घंटे दे दो इसको और समझ लो, क्योंकि क्वेश्चन आता है ना, तो क्यों गलत करें? पता है अपने को जब आता है क्वेश्चन, तो वहां से तो बिल्कुल गलती होने की चांस नहीं है। तो ये आप 20 डे अप्रोच लीजिए जेनेटिक्स के लिए। देन 4th में मैं किसको रखता हूं? रिप्रोडक्शन। रीजन है। रीजन क्या है? देखा जाए तो भाई इस यूनिट के अंदर 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है, 4 चैप्टर्स हैं, जिसमें से रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इसको मैं चैप्टर नहीं मानता हूं। ये बेसिक बायोलॉजी है जो आपको आनी ही चाहिए,
है ना, तो उसको पढ़ के निकाल दो बहुत जल्दी। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं इसमें से, ठीक है, 2 to 3 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, तो ये पढ़ लेना, ये चैप्टर पढ़ लेना, ठीक है, ये चैप्टर पढ़ लेना जरूर। फिर आता है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। देखो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको इंटरेस्ट है, पहले से ही इंटरेस्ट है, तो क्या है, तो है, क्या कर सकते हैं। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन पहले से इंटरेस्ट है, तो बहुत सारी बातें ह्यूमन रिप्रोडक्शन की आपको याद ही रहती हैं, ठीक है, याद ही रहती हैं। इसमें जो मेन फोकस करने वाला है, अब 20 डे में आप क्या फोकस करें, वो है हॉर्मोन्स, वो है हॉर्मोन्स एंड लास्ट 3 पेजेस ऑफ एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के लास्ट के 3 पेजेस पे बस फोकस करिए और समरी पढ़ के निपटा दीजिए, ठीक, बाकी बातें आपको आती हैं, ठीक। फिर चौथा चैप्टर जो है दैट इज योर व्हाट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की रीडिंग कर दीजिए, वहां बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो पढ़ते पढ़ते ही अपने आप अपने को समझ में आ जाती हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ अगेन अवेयरनेस वाला ही टॉपिक है, इसमें कोई बहुत रटने वाली चीज है नहीं, तो इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट मानता हूं, क्योंकि इस चैप्टर इस यूनिट में देखा जाए तो 4 हैं, बट मैं मानता हूं कि एक ही बड़ा चैप्टर है, दैट इज सेकेंड चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। बाकी ये यूनिट मैक्सिमम बच्चों का स्ट्रांग रहता है, ठीक है। तो एटलीस्ट 4 to 6 क्वेश्चंस आर एक्सपेक्टेड, तो मैं 4 से 6 क्वेश्चन इस यूनिट से एक्सपेक्ट करता हूं। लास्ट, मेरा जो लास्ट है टॉप 5 में, वो आपको चौंका देगा, दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मैं इस यूनिट को बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूं। क्यों मानता हूं कि सबसे पहले इसमें आता है सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसकी बातें हम 9th क्लास से ही शुरू कर देते हैं, और कई बार आप इसके क्वेश्चन देखेंगे तो वैसे ही आते भी हैं, ठीक है, वैसे ही आते भी हैं, और बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, कुछ भी बहुत हाईफाई क्वेश्चन इससे नहीं पूछा जाता है, बहुत ऑब्वियस, एकदम जो क्वेश्चन आपको लगेगा कि पूछ सकता है, वही क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर से। तो इसको भी जरूर करिए इसको, ठीक है, इसको मत छोड़ के जाइए, क्योंकि ये आपकी बायोलॉजी की बैकबोन है यार, सेल, इसे कैसे छोड़ सकते हैं। लगभग 2 क्वेश्चन मानो इसमें से, ठीक है। देन सेकेंड, सेल डिवीजन, अगेन सेल डिवीजन, एनसीईआरटी पढ़नी है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है और कुछ भी नहीं। सेल डिवीजन में ओनली एनसीईआरटी, नथिंग, कुछ भी बाहर नहीं देखना है, कोई न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं आता है, सब हम लोग करते जरूर हैं अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बट कोई न्यूमेरिकल कुछ नहीं आता है, डायरेक्ट एनसीईआरटी स्टेटमेंट पूछते हैं, जरूर करिए, लगभग 1-2 क्वेश्चन इसमें से ही बनते हैं। और तीसरा है आपका बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में मैं आपको बता दूं, इसके टेबल्स कर लीजिए, और इसमें इंजाइम कर लीजिए। इंजाइम से हर साल एक क्वेश्चन पूछ रहा है, इंजाइम कर लीजिए, बस इतना आपको सेल चैप्टर में करना है, क्योंकि मैं इसको मानता हूं कि ये तो आपको मैक्सिमम, ये हिस्सा आपको 9th क्लास में कवर हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है, बहुत बच्चों का ये चैप्टर अपने आप पहले से ही स्ट्रांग रहता है। तो ये है टॉप 5। हो सकता है कि ये बहुत सारे आपको ऐसे वीडियोस दिखें इंटरनेट पे जिससे मेरे टॉप 5 कहीं भी मैच नहीं करें, लेकिन मैं हवाई बातें नहीं कर रहा हूं, 25 ईयर्स के पेपर उठा करके, पढ़ करके, देख करके आया हूं, ठीक है। हर बार मैं कोई वीडियो लेके सामने नहीं आता हूं, मैं तभी आऊंगा जब मेरे पास इंफॉर्मेशन रिलेवेंट हो और उसको डिफेंड करने के लिए मेरे पास फैक्ट्स हों, ठीक है। तो अच्छे से भिड़ जाइए, लग जाइए, मेरी कही हुई बातों पे एकदम अपने आप को झोंक दो और सफलता आपके कदम चूम लेगी। जब आप इतनी कठिन परिस्थितियों में बने हुए हैं तो अब आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो बच्चों, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मैं देखना चाहूँगा आपको स्टेथोस्कोप डाले हुए, वाइट कोट पहने हुए, और मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा जब आप इस तरह से मेरे सामने आएंगे, मेरे से मिलेंगे और मेरे से हाथ मिलाएंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों, और मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से
और हम सब IITians गुरु फैमिली की तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट।